गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर। ठीक है, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ भारत में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसका पूरा स्टार्टिंग से ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई भारत में, यूरोपियन कंपनी कौन कौन सा आई, वहां से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह भारत का पॉलिटिकल पावर अपना कंट्रोल में ली। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा जर्नी को हम लोग देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जर्नी, कहाँ तक का जर्नी, जब तक कि वो भारत का पॉलिटिकल पावर खुद कंट्रोल ना कर ले, है ना। भारत का पॉलिटिकल पावर कंट्रोल किया और अपना एक फाउंडेशन बनाया भारत में। ठीक है, उस पॉइंट तक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे देखो दिया हुआ कंटेंट्स क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। पता होना चाहिए ना रास्ता क्या है, मान लो कहीं जाना है तो रास्ता पता रहना चाहिए। तो सेम इन अ सिमिलर वे, ठीक है, सिमिलरली इफ वी हैव टू कवर एनी चैप्टर देन वी शुड मस्ट नो व्हाट इज देयर कंटेंट, उसका कंटेंट क्या है। द फर्स्ट इज कमिंग ऑफ द यूरोपियन जो आए। ठीक है, यूरोपियन में देखो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यूरोपियन। यूरोप की एक कंटिनेंट है, ठीक है, यूरोप की एक कंटिनेंट है और वहां से आने वाले हर एक लोग यूरोपियन कहलाएं। फिर ट्रेडिंग कंपनीज, जितने ट्रेडिंग कंपनीज आए, फिर वॉर हुआ, कुछ कर्नाटिक वॉर हुआ। ठीक है, फिर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये भारत के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा। क्यों? क्योंकि भारत का पूरा भविष्य बदल दिया, है ना। ठीक है, फिर डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल का थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे किस तरह हुआ। फिर जब ब्रिटिशर्स चाहा एक्सपेंशन करना, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाना भारत में, तो उसके लिए एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध की थी उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा वजह था। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हुआ। इतना युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ बदलाव होगा ना, कुछ कानून बनेगा। तो कानून बना, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इस तरह का कुछ कुछ कानून आया। ठीक है, तो ये सब हम लोग सारा चीज कवर करेंगे। तो कमिंग ऑफ द यूरोपियंस से स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रिटेन एज यू आर अवेयर इज एन आइलैंड कंट्री। ब्रिटेन क्या एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, गूगल मैप पे जाके देखना, ब्रिटेन दिखाएगा आइलैंड कंट्री है। बट इट वंस रूल्ड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन एक समय में ये पूरा धरती का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 1/4 पर अपना राज्य किया। अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ्स टोटल लैंड एरिया, और पूरा धरती का 1/4 भाग पे ये राज्य किया। ठीक है, इट वॉज सेड अबाउट ब्रिटेन डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रिटेन के बारे कहा जाता है, द सन नेवर सेट्स देयर, कि वहां का सूर्य कभी ढलता नहीं है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर मोनार्की दे ग्रेटली एक्सपेंडेड शिप बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप बिल्डिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इन डेप्थ आकर बताना चाहूंगा, थोड़ा हाई लेवल पे, है ना, जिससे तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना हिस्ट्री को लेके बढ़िया हो जाएगा। देखो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। लोग एक जगह से दूसरे जगह उस समय कैसे जाते थे, समुद्र के रास्ता से। आज भी अगर बड़ा बड़ा ट्रेड होता है तो कैसे होता है, समुद्र के रास्ता से होता है ना, बड़ा बड़ा कार्गो आता जाता है। ठीक है, तो समुद्र का रास्ता से आता जाता है। ठीक है, तो उस समय भी समुद्र का रास्ता ऐसे होता था। तो समुद्र में नेविगेट करने के लिए क्या चाहिए, शिप चाहिए, नाव चाहिए। तो सबसे पहले बढ़िया नाव कौन बनाना स्टार्ट किया, ब्रिटेन। तो देखो पूरा वर्ल्ड पे राज किया। ठीक है, देन दे डेवलप्ड a formidable navy in 16th century and managed to rule the seas till World War II। 16th century में क्या हुआ कि अपना नेवी डेवलप्ड किया। नेवी मतलब सेना, है ना, कौन सेना, जो वाटर बॉडी पे हो। ठीक है, नेवी अपना तैयार किया। ठीक है, जल सेना, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तक ये अपना रूल को कायम रखा, मतलब अपना ग्रिप जो है, ठीक है, नेविगेशन पे कायम रखा। 16th सेंचुरी का बारे थोड़ा सा समझो, मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ ना 16th सेंचुरी, ये समझो। जैसे अभी हम लोग कहते हैं 21st सेंचुरी में जी रहे, 21वीं शताब्दी में जी रहे ना, तो ईयर कैसे लिखते हैं,
2020 लिखते हैं ना, 2020 लिखते हैं, 2020 लिखते हैं ना, ठीक है, लिखते हैं ना 2020, ठीक है। तो क्या देखें, 21 सेंचुरी, तो साल क्या हुआ, एक घटा कर लिखें तो 16th सेंचुरी, डेट मीन्स की 1500, एक घटा कर लिखेंगे ना, समझे। तो इसका मतलब ये अपना नेवी कब से डेवलप्ड किया, 1500 से, ठीक है, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार तक चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1939 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। देख लो इतना लंबा समय तक ये अपना नेवी मेंटेन रखा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द यूरोपियन हैड ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड बाय लीजेंडरी वेल्थ ऑफ इंडिया, हमेशा से भारत का धन पीलों का नजर रहा था, ठीक है। फॉर सम टाइम द पोर्टुगीज अमंग अदर यूरोपियन, पोर्टुगीज कहाँ का, यूरोप का ही लिखा ना, अमंग अदर यूरोपियन, इसलिए इस वर्ड को हम काफी अच्छा से समझाएं। यहाँ ब्रिटिशर्स तुरंत नहीं बोला, यूरोपियन बोला। यूरोप में सबको ही आता है ना, यूरोप में सबको ही आता है, चाहे ब्रिटिशर्स हो या पोर्टुगीज हो या डच हो या फ्रेंच हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब यूरोपियन कंटिनेंट से है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग यूरोपियन कंटिनेंट का बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स का बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यूरोपियन हमेशा अट्रैक्टेड रहा भारत का वेल्थ से, ठीक है। भारत का जो इतना वेल्थ था उसे देख के हमेशा अट्रैक्ट रहता था, नजर गड़ाए हुए था ये लोग स्टार्टिंग से ही, ठीक है, अमंग द। तो उसी बीच में क्या हुआ कि फॉर सम टाइम्स पोर्टुगीज हैड बीन लुकिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया फॉर कॉमर्शियल रीजंस। पोर्टुगीज जो था ना, वो क्या, भारत का समुद्री रास्ता खोज रहा था ट्रेड करने के लिए, ठीक है। समुद्री रास्ता, पहले जमीन से ट्रेड होता था, समझा। ब्रिटेन जो है ना, इंडिया और ब्रिटेन, पहले जमीन का रास्ता से ट्रेड होता था। तो जमीन का रास्ता से किधर से होता था बता रहे हम, यहाँ पे मैप अभी हम नहीं दिखा सकेंगे, नहीं तो बहुत मजा आता है ये बात समझने में, ठीक है। तुम लोग देखना, जैसे भारत है, भारत का नॉर्थ वेस्ट आ जाओ, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह करते हुए इंग्लैंड जाता था वो रास्ता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक ऑटमन एम्पायर था बीच में, टर्की के पास। कौन सा, ऑटमन एम्पायर। ये जो कहानी हम बता रहे हैं इसको तुम लोग कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। ऑटमन एम्पायर कब्जा किया टर्की के पास, तब वो भारत से ट्रेड करने वाले रास्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब वो रास्ता उसके एम्पायर से गुजरता था, तो अब क्या किया, वो बहुत टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब हेवी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और भी प्रॉब्लम्स आ गया कि जिसके कारण तुम्हारा जो कम्युनिकेशन था लैंड रूट से वो खराब हो गया। तो इसलिए जो यूरोपियन है ना, समुद्री रास्ता खोज रहा था, है ना, जल मार्ग। क्यों, क्योंकि उनका नेवी स्ट्रांग था यूरोपियन का, ठीक है। तो इसलिए समुद्री रास्ता खोजा गया यूरोप से भारत आने के लिए। जो वास्को ड गामा आए थे ना पहली बार पोर्टुगीज, वो रास्ता खोजे, ठीक है। तो ये बात है, ऐसे कहानी इसका पीछे बहुत है। देखो हिस्ट्री में हम जब भी कहानी बोलेंगे ना, तो समझना कि हम उस इतिहास का बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास एक बहुत 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 बढ़िया कहानी है, जिससे तुमको हर एक चीज का सबक मिलता है, सीखने को मिलता है, और अपने कल्चर पे, संस्कृति पे प्राउड करने का भी मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देन अब कॉमर्शियल रूट हो गया। नाउ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, ठीक है, मसाला के लिए फेमस था। अमंग द यूरोपियन पावर्स द पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया आफ्टर दे हैड सर्कल्ड द होल ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट। तो पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट को पार करते हुए, ठीक है, अफ्रीका का नीचे से साउथ अफ्रीका बोलते हैं, साउथ अफ्रीका होते हुए, ठीक है, साउथ अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचे वो लोग, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ, वास्को ड गामा लैंडेड एट कैलीकट, ठीक है, कैलीकट कहाँ, केरल में, ठीक है, कैलीकट इन 1498 में वास्को ड गामा कैलीकट लैंड कर गए।
एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन एरा स्टार्ट हुआ कब? 1498 से। ठीक है। बाय द 16th century द पोर्टुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। क्या हुआ कि 16th सेंचुरी से, ठीक है, 16th सेंचुरी मतलब कितना? 1500, समझे? 16th सेंचुरी से जो पोर्टुगीज थे वो अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किए गोवा में। मतलब कि गोवा में जो भी काम कर रहे थे वो लोग वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज थे, ठीक है, उनका देख रेख में, उनका कंपनी के अनुसार काम चल रहा था। कॉलोनी का मतलब अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर थोड़ा इन डेप्थ चाहिए। अच्छा छोड़ो, समझ ही लो, क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा कॉलोनी यूज होगा और पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा समझने में। देखो कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी, ठीक है। ऐसे जनरली देखोगे तो क्या होता है? कॉलोनी मतलब एक सबका कलेक्टिव रहने का जगह बोलते हैं ना, कॉलोनी है, किसी चीज का कॉलोनी है बोलते हैं ना, तो वो हो गया। बट यहाँ पर ये कॉलोनी हम लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पर कॉलोनी क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना एक मार्केट बना लिए उस जगह पे, ठीक है, आप अपना एक मार्केट उस जगह डेवलप कर लिए। तो पोर्टुगीज क्या किया था? गोवा में अपना एक मार्केट डेवलप कर लिया, तो इसका क्या हुआ? कॉलोनी बना, ठीक है। पोर्टुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। गोवा में पोर्टुगीज अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। In the next century, India became a popular destination for a large number of European trader। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जो है एक डेस्टिनी बन गया, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर के लिए। ट्रेड करना है तो इंडिया चलिए, ठीक है, ये वाला हाल हो गया। ट्रेड करना है तो इंडिया चलिए, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स, एडवेंचरर्स एंड मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। कौन कौन सा? एडवेंचरर्स एंड मिशनरीज। मिशनरी कौन? मिशनरी मतलब जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता था, ठीक है, वो कहां कहां से आया? फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड एटसेट्रा, ठीक है, ये सब जगह से लोग आए। फिर देखिए आगे क्या है। The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of Mughal Empire। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मतलब पिछला चैप्टर में बताए थे कि मॉडर्न इंडिया का शुरुआत कब से होता है? 1707, ठीक है, जब औरंगजेब का डेथ होता है, ठीक है। मतलब कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, जब पतन इसका चालू होता उस समय से। तो लिखा हुआ द एज ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, तो इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म मतलब जब आप किसी देश का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, क्या? इकोनॉमिकल पावर कंट्रोल करने लगे। क्या क्या? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर कंट्रोल करने लगे, तो उस देश को बोलते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो भारत किसका इंपीरियल था? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर भारत का कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, उस समय तक। तो इंपीरियलिज्म किसका बना? भारत किसका इंपीरियल कंट्री था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि द एज ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया बिगेन विथ द वीकनिंग एंड इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पतन हुआ, आस्ते आस्ते ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल सारे डिसइंटीग्रेटेड एरिया पे आस्ते आस्ते अपना पकड़ बनाने लगा, ठीक है। उसका बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, जो आगे पढ़ेंगे, ये तो ओवरऑल चीज पढ़ रहे हैं। द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू एन इमरजेंस ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, ठीक है। जब औरंगजेब का डेथ हुआ, ठीक है, 1707 में, उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटा छोटा तुम्हारा क्या था, स्टेट था, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, ठीक है, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट
घोषित कर दिया। वहां का जो गवर्नर था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब तो मर गया। ठीक है, औरंगजेब मर गया और उसका बाद जो शासन संभाल रहा था वो लोग क्या था, कमजोर था। ठीक है, शासन संभालने लायक क्वालिटी नहीं था, सिर्फ नाम का एक मुगल एम्पायर का शासक है, तो बस वही सिर्फ नाम का, मतलब एक कहावत नहीं हिंदी में, क्या, नाम बड़ा दर्शन छोटा, वही वाला, सिर्फ नाम का मुगल एम्पायर था, उसमें वो पोटेंशियलिटी नहीं था। ठीक है, रूल करने का। तो इसलिए जो और सब स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट, वो अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई अब मैं अलग हूं, मुगल का सॉवरेनिटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वैसा कौन कौन सा स्टेट था? अरे काफी इंटरेस्टिंग है यार हिस्ट्री, इतना मजा आता है ना पढ़ने में, क्या हम बताएं। ठीक है, देखो दिखा रहे कौन कौन था। दे वेर स्टेट्स ऑफ बंगाल, बंगाल, ठीक है, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। ये लोग क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, द सिख्स, द मराठास, द जाट्स एंड द राजपूत्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन किंगडम। और फिर सिख, मराठा, राजपूत, जाट, ये लोग भी अपना किंगडम बना लिया है ना। हैंस द स्टेज वॉज सेट फॉर यूरोपियन टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और यूरोपियन इसका एडवांटेज लिया। क्यों? क्योंकि आस्ते आस्ते तो ये टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब टुकड़ा हो गया तो ब्रिटिशर्स थोड़ा होशियार, ठीक है, कि ऐसा करो, डिवाइड एंड रूल, जो हमेशा सुनते आते हो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल अब यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे जितना वॉर पढ़ेंगे ना उसमें देखना खाली ब्रिटिशर्स का छल बुद्धि, किस तरह भारत को अपना कब्जा में लिया है। ठीक है, और कितना बुड़वक थे उस समय के शासक लोग। हम लोग एक्चुअली बुड़वक नहीं बोलेंगे, सॉरी, बुड़वक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ना सीन कुछ और था। ठीक है, सीन कुछ और था, ये बोलेंगे कि समझ नहीं सका चाल। ठीक है, समझ नहीं सका चाल। ठीक है, क्योंकि मैं जिस नजरिया से बोल रहा हूं, मैं थोड़ा दूसरे नजरिया से बोल रहा हूं। मतलब दूसरे नजरिया का मतलब ये है कि 8 क्लास का बुक में जितना लिखा हुआ है उतना का कंटेक्स्ट में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एडवांस लेवल पे बोल रहा हूं। ठीक है, भारत का भी कुछ था प्रॉब्लम, ठीक है, अपना शासक का प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो सब को देखते हुए ये बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स का चाल नहीं समझ पाया। और तुम लोग भी यही बोलना कि ब्रिटिशर्स का चाल नहीं समझ पाया। ठीक है, क्योंकि सब खुद गर्ज था, सब अपना अपना मतलब के लिए युद्ध कर रहा था, किसी को अखंड भारत से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अभी तक का जो युद्ध देखेंगे ना, वहां पर देखेंगे यही कि सब अपना अपना राज्य के लिए युद्ध कर रहा। मराठा लड़ रहा तो सिर्फ मराठा के लिए, मैसूर लड़ रहा तो सिर्फ मैसूर के लिए, बंगाल लड़ रहा तो सिर्फ अपना बंगाल के लिए। पूरा भारत का जो फीलिंग होता है ना कि मेरा भारत, मेरा इंडिया, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना मेरा भारत, मेरा इंडिया, ठीक है, वो वाला फीलिंग नहीं था, सिर्फ छोटा छोटा राज्य का था। जैसे मान लो अभी तुम सिर्फ बिहार के लिए सोचो, पूरा भारत के लिए मत सोचो, हम सिर्फ झारखंड के लिए सोचे, तो क्या हुआ, टुकड़ा टुकड़ा हो गए। ठीक है, पूरा भारत बोलेंगे तब ना भाई यूनिटी हमको दिखेगा कि हाँ मेरा भारत, हम भारत के बासिंदा हैं। तो हमको पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात सबसे मतलब है। ठीक है, वो वाला फीलिंग नहीं था। ठीक, अब देखो ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज कैसे, मतलब कंपनीज जो भारत में आया वो पहले ट्रेड का पर्पज से आया और उसके बाद ना पॉलिटिकल पावर स्टेबल किया। तो पहले ट्रेड के नजरिया से देखेंगे सारे कंपनी का, है ना, कि ट्रेड करने के लिए ये लोग क्या क्या स्टेब्लिशमेंट किया और क्या नहीं किया। ठीक है, देखो मेनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज established their ट्रेनिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। देखो जितना ट्रेडिंग कंपनीज आए ना वो इंडियन कोस्ट में ना, मतलब कि भारत का जो तट हुआ कोस्टल एरिया, वहां पे स्टेब्लिशमेंट किए। क्यों किए ऐसा? क्योंकि वो अपना शिप से इजिली सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, है ना। ठीक है, द ट्रेडिंग सेंटर वेयर कॉल्ड, जहां से ट्रेड होता था ना, जहां से ट्रेड होता था उसको क्या बोलते थे, देखो द ट्रेडिंग सेंटर वेयर कॉल्ड फैक्ट्रीज।
ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर जहां से ट्रेड होता था ना, मतलब जो गोडाउन होता था ना जहां पे सारा सामान रखा हुआ रहता था और फिर उसके बाद सारा ट्रेड जहां से करते थे उसको बोलते थे फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर फैक्ट्री वर्ड से ना कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वाला बात नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में जो फैक्ट्रीज का बात करेंगे ना, तो अभी अभी तत्काल जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी में फैक्ट्रीज का जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो नहीं, मतलब क्या, गोडाउन, ठीक है। फैक्ट्रीज बोले दिमाग में गोडाउन आना चाहिए, ठीक है। तो गोडाउन था, तो वही गोडाउन के लोग फैक्ट्रीज बोलता था, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है, द प्लेसेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिशियल वर्कड, ठीक है। सम ऑफ द फैक्ट्रीज वेयर फोर्टिफाइड एज ए सेफगार्ड फ्रॉम द रेवल्स। देखो फोर्टिफाइड मतलब किला बंद करना, मतलब कि जैसे एक मान लो तुम घर बनाए, एक रूम बनाए, ठीक है, वो तुम्हारा ऑफिस है, और वो रूम को तुम क्या किए, चारों तरफ से ना ऊंचा ऊंचा दीवार से घेरवा दिए हो, ठीक है, वॉल, बड़ा बड़ा वॉल बनवा दियो, किला बनवा दियो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा जो और वहां पर कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उससे तुम बचे रहो, ठीक है। तो अब किस सेंस में बचे रहो, मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं आपस में डर था, रंजिश का, मारपीट का, झगड़ा झंझट का, युद्ध का, ठीक है। तभी ना ऐसा ही लोग अपना अपना सेफगार्ड बनाकर चलता था, ठीक है, ठीक है। देखो इतिहास, मॉडर्न इंडिया मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और यहाँ पर हम तुम लोग को बहुत इन डेप्थ एक एनालिसिस देने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह भारत का इतिहास बदला है। तो काफी बारीकी से समझना हर एक बात को, जितना मैं समझा रहा हूँ, और बुक को फिर उसका बाद तुम पढ़ना, बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है। फिर आगे देखो क्या हुआ, दे बाउट स्पेसिस, क्या क्या खरीदे, स्पेसिस मसाला खरीदे, कॉटन टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो नील, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर क्या, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग गन पाउडर, ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग गन पाउडर। बंदूक का जो बारूद, बंदूक बोलते हैं यार, गोली का जो बारूद होता है ना वो, ठीक है, सॉल्ट पीटर। वो कहां से ले जाता था, लोग सब भारत से ले जाता था। अभी देखो भारत के अगेंस्ट में कैसे यूज करेगा, आगे देखना किस तरह भारत का ही पीठ पे मारेगा छुड़ा। आगे देखो अब, सॉल्ट पीटर एट चीप रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप एंड अमेरिका एट हाई प्राइस। देखा, मान लो भारत से 1 रुपया में खरीदा और उधर ले जाके यूरोप और अमेरिका 10 रुपया में बेच रहा है, समझे। और भारत को अपना चीज का ना, एसेट्स का कुछ आइडिया नहीं था कि हम लोग इतना इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ट्रेड खराब हो गया था, समझे ना, ट्रेड खराब हो गया था। जो हम लोगों का नेवी था उतना स्ट्रांग नहीं था ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में कि हम लोग पूरा दुनिया का शेयर करें और मार्केट को समझे, और एकता भी नहीं था, समझे। तो ये हुआ। अब उसके बाद देखो, द प्रॉफिट मार्जिन क्रिएटेड अ कॉम्पिटिशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। अब देखा और यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, कि भाई ये तो एक कंपनी वहां जाके ट्रेड कर रहा तो इतना फायदा हो रहा, तो ले 4 कंपनियां और आ गया अब कि हम भी ट्रेड करेंगे। तो पहले से जो भारत में ट्रेड कर रहा था, वो जो नया आया उन लोगों को ट्रेड करने देगा, झगड़ा झंझट तो होगा ही ना जी। अब मार्केट में मान लो तुम एक दुकान खोले हो, ठीक है, किताब का, अब दूसरा किताब दुकान तेरा बगले में खोल दे, तो आपस में चलेगा ना मतभेद, ठीक है। अभी तुम मारपीट झगड़ा झंझट नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन मतभेद तो चलेगा ना, थोड़ा सा लगेगा ना, यार ये मेरा इनकम मार दिया। जो पहले रोजाना का 10,000 इनकम था, अब साला 7,000 हो गया, 3,000 रुपया कहीं ना कहीं कटा। तो हम लोग तो 1000 में देख रहे हैं, और उस टाइम सोच लो, जिस टाइम 1500 और 1600 का बात कर रहे हो, उस टाइम ये लोग करोड़ों में प्रॉफिट करता था। तो सोच लो, युद्ध सब कर लेता था ये लोग। आगे देखते हैं, ठीक है, और भी कंपनीज आ गया। Eventually, the other trading companies had to bow out to the English and the French companies, who were the main rivals. देखो, कंपनी यूरोप से आई, ठीक है, और भी कंपनीज आई, लेकिन उसको इंग्लिश और फ्रेंच के सामने ना घुटना टेकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रांग थी। फ्रेंच और इंग्लिश जो थी, ठीक है, यूरोप का कंपनी फ्रेंच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच का कंपनी, ठीक है, जो यूरोप से आई थी, ये लोग काफी स्ट्रांग थी, पैसा, पोजीशन, मार धाड़ करने में भी, मतलब कि नेवल पावर, आर्मी पावर में, है ना। तो इन लोग के सामने टिक नहीं पाया और सब कंपनी, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब है पोर्टुगीज के बारे में पढ़ लिए ना, अब आ जाओ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखो क्या था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1602। डच कब स्टेब्लिश हुआ? 1602। कंपनी बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट्स एंड फोर्ट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। फैक्ट्री वर सेटअप एट मुसलीपट्टनम। ये याद रखना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, कहाँ? पहले मुसलीपट्टनम, क्विलोन एंड कोचीन। ठीक है, तो ये नाम याद रखना कि कहाँ कहाँ लगाई थी। अरे सीधा याद रखना ना, ठीक है। तुम्हारा केरल आई, कौन आई? पोर्टुगीज कंपनी, ठीक है। तो मतलब वास्को डे गामा केरल आया 1498, गोवा को बनाया अपना कॉलोनी, वेस्टर्न कोस्ट पे आया था तो गोवा। मुसलीपट्टनम, फिर डच आई तो ये मुसलीपट्टनम, ठीक है। हाउएवर डच सेटलमेंट्स वेयर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय ब्रिटिश एंड द डच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेड विथ इंडोनेशिया। अब क्या हुआ, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो ब्रिटिश के अंडर आ गई, मतलब कि ब्रिटिश का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ओवरटेक कर ली, उसको टिकने नहीं दी भारत में, डच को, ठीक है। निकल गई डच जो आई कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये निकल गई भारत से। तो अब ये किसके साथ ट्रेड करने लगी? इंडोनेशिया से, ठीक है। देखो भारत से किस तरह आउट हुई, ठीक है। भारत से आउट होके इंडोनेशिया से काम करने लगी, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। अब आगे तुम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ के रखोगे घर पे, ये सब पढ़ के रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। और काफी मजा आएगा पढ़ने में। देखना अभी आगे कैसे कैसे चलेगा टैक्टिस ये लोग का, वार टैक्टिस, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।